हेलो। एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई थिंक अभी हमने जो एमएसएन और फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे थे और आज हम बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट सेम का जो है ना फिजियो है उसको भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो आई थिंक आज सबसे पहले जो है ना फिजियो के अंदर मैं पढ़ाने जाऊँगा आपको। जो सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज आएंगी, एनाटोमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, सिस्टम्स, पोजीशन क्या है, केविटी क्या है, जो डायरेक्शनल टर्म्स हो गई, प्लेन्स हो गए, मोमेंट्स हो गए, सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जो क्या होती है कि एनाटोमी फिजियो के अंदर क्या होती है पूरे के अंदर यूज़ होंगी। इनके बेसिस पर हम किसी भी ऑर्गन की लोकेशन है या उसकी जो डिटेल लिखनी है वो इजी हो जाती है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन जो बायोलॉजिकल लोकेशन बोलते हैं वो बता सकते हैं। तो आई थिंक इसको हम बिना देरी से स्टार्ट करते हैं कि एनाटोमी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम एनाटोमी की। एनाटोमी होती है, अगर हम देखें कि जो बाहरी ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं एनाटोमी कहलाती है। तो इसमें दिया गया द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर। मेनली क्या होती है कि ये स्ट्रक्चर्स के साथ डील्स करती है ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर पार्ट हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, एनीथिंग जो भी हमारी बॉडीज़ के पार्ट हैं जितने भी हैं उनकी पर्टिकुलर स्टडी करते हैं कि आउटर लेयर हो गई, इसकी स्ट्रक्चर हो गई, इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो वो इसी के अंतर्गत आती है। तो मैं थोड़ा मार्कर का भी यूज़ करूँगा यहाँ। तो डील्स विथ स्ट्रक्चर्स के साथ डील्स करता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ दियर फॉर्म अरेंजमेंट एंड रिलेशनशिप विथ वन अनदर। तो इसमें क्या होता है कि जो हम डील करते हैं जो हार्ट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, अरेंजमेंट होता है इसका, रिलेशनशिप विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ इनका कैसा रिलेशन है, कितने वॉल होते हैं, इनकी बाहरी स्ट्रक्चर हो गई, कितने इसके अंदर जो लोब्स होते हैं लीवर के अंदर। तो सारी जो स्टडी होती है, जो अपर स्टडी की जाती है तो वो एनाटॉमी कहलाती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर होता है कि वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, बॉडी पार्ट किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, हार्ट किस प्रकार से बीट कर रहा है, इसमें जो कंडक्शन होता है सिनोड, एवी नोड, पुरकेंचे फाइबर, बंडल ऑफ फिंचिस के द्वारा जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो आई थिंक ये किस प्रकार हो रहा है तो इसके फंक्शन इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। हार्ट हो गया, लीवर किस प्रकार काम कर रहा है, लंग्स किस जो मैकेनिज्म पर काम कर रहा है, इसमें कैसे ये इन्फ्लामेट हो रहा है वापस इसके अंदर। तो आई थिंक इसमें बात करेंगे द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। वहाँ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, यहाँ हम उसके फंक्शंस की बात करेंगे। द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स हो गए, व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू इट, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार इसमें स्टडी करेंगे। तो ये एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की एंड फिजियो की आपको क्या होगी, डेफिनेशंस का पता चल गया कि क्या होती है। अब बात करता हूँ द ह्यूमन बॉडी क्या है। मतलब ये बॉडी जो हम आउटर सरफेस देख रहे हैं क्या है, किससे बनी हुई है। तो मैं बात करता हूँ फॉर्म ऑफ सेल सिस्टम। ये क्या होती है, सेल से मिलकर बनी होती है। जो हमारे बॉडी होती है, जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, सेल होती है। सबसे पहली यूनिट सेल से मिलकर बनी होती है। जिस प्रकार से हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो इसकी स्मॉलेस्ट होती है, ब्रिक होती है, ईंट होती है। ये ईंट सारी मिलकर उसका कंपार्टमेंट सारा एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करती है। तो इसी प्रकार हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, जो सेल होती है ना, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसी से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल द स्मॉलेस्ट लिविंग और यूनिट होती है। सॉरी। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि एग्जाम्पल बात तो नर्व सेल होगी। ये एक नर्व सिस्टम में काम करेगी, कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो नर्व सेल्स होती है जो इसके अंदर क्या होती है कि जो ये कैरी करती है सिग्नल्स को ब्रेन से बॉडी पार्ट तक और बॉडी पार्ट से ब्रेन तक। तो आई थिंक ये हो गई इसका सेल हो गई, इसका फंक्शन भी इसके साथ दिया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया। अब टिश्यू क्या होता है, टिश्यू होता है कि मान लो कि दो या दो से अधिक जो सेल्स का जो गुच्छा होता है, मतलब समूह, ग्रुप बोल सकते हैं, वो मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। तो सेम ग्रुप ऑफ सेल्स होती है सारी की सारी। ये फिर ये सेल्स मिलकर एक टिश्यू का जो फॉर्मेशन करती है। फिर ये टिश्यू होता है, अलग अलग कार्य करते हैं। तो हर अलग अलग टिश्यू के अलग अलग कार्य होते हैं। अब इसमें दिया गया ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स। मैंने बोला सेम सेल है, सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर कार्य करती है जो सिमिलर सेल्स है। ये सारी मिलकर एक साथ कार्य करेंगी तो इसको बना देंगे, ये बन गया टिश्यू। तो ये बोला गया सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करती है। एग्जांपल हम बोल सकते हैं मसल्स टिश्यू। तो मसल्स होती है ना, मसल्स जो एक बंडल होता है, इसके अंदर कितनी सारी सेल्स होती हैं। ये सारी सेल मिलकर मसल्स फाइबर का निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है, हेल्प इन मोमेंट। तो ये फिर ये इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो मोमेंट का कार्य करेगी। फिर नर्व टिश्यू, जो नर्व होता है वो सेंड भेजता है, इम्पल्स
या मैसेज भेजता है, जो ऊपर भी एग्जांपल दिया गया था, ये नर्वस सेल्स वही एक इसी सेम। अब मैं बात करता हूँ तो बॉडी क्या होती है, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी सेल, सेल, ठीक है, ये नीचे दिया भी हुआ है। फिर ये बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू, फिर एक टिश्यू पर्टिकुलर टिश्यू बनता है सिमिलर सेल्स बोल सकते हैं, सिमिलर सेल्स मिलकर क्या बनाती है टिश्यू। फिर टिश्यू दो है, दो से अधिक या मोर देन बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक बनाते हैं ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, तो बहुत सारे ऑर्गन्स का निर्माण होता है। फिर ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके, जैसे कि मान लो कि ये हमारा जी स्टमच हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, सारे मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और फिर ये ऑर्गन सिस्टम मिलके इसके ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसमें दिया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी प्रकार हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये टर्मिनोलॉजी हमारी पूरी फिजियो के अंदर आगे काम आएगी। अब मैं बात करता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर मेनली 11 सिस्टम होते हैं या 12 दिया गया, तो इसको इम्यून सिस्टम को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंटेग्यूमेंट्री, जो हमारी स्किन से इंटेग्यूमेंट्री होता है, जो स्किन होती है ओवरऑल, जो स्किन बॉडी की जितनी भी लार्जेस्ट ऑर्गन है बोलते हैं स्किन को। तो ये इंटेग्यूमेंट्री हो गया। फिर हो गया स्केलेटल, जो कंकाल सिस्टम हमें दिया गया, पूरा हमारा स्केलेटल हो गया, एक्सियल सारा का सारा। फिर मस्कुलर सिस्टम होता है, जो मसल्स हमारे मसल्स मिलकर बनी होती है। फिर होता है नर्वस सिस्टम होता है, जिसके अंदर नर्व जो इलेक्ट्रिक क्या करती है, उसका नर्व इम्पल्स को फॉर्मेशन करने के लिए जो नर्व सिस्टम का काम करते हैं। एक होता है सर्कुलेटरी के अंदर आता है, जो हमारे मेनली होता है हार्ट की स्टडी करते हैं और वेसल्स होते हैं, तो ये क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रेस्पिरेटरी। जो रेस्पिरेटरी होती है, इसमें होता है हमारा जो श्वसन सिस्टम आता है, इसमें लंग्स हो गया, और जो लंग्स जो रेस्पिरेशन से संबंधित हम स्टडी करेंगे मेनली होता है, इसके अंदर लंग्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ डाइजेशन सिस्टम, जो हमारी जीआईटी होती है, इसकी स्टडी की जाती है इसके अंदर। फिर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आता है, बात करता हूँ जो हमारी किडनी होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर हमारी किडनी में स्टडी करते हैं। यूरिन होता है, इसमें ब्लैडर हो गया, सारे सिस्टम हो, यूरिनरी सिस्टम, रीनल सिस्टम बोल सकते हैं इसको। फिर होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक इसके अंदर, जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करने का काम, रिप्रोडक्शन के अंदर काम करता है, जैसे स्पर्म हो गया एंड जो ओवम हो गया, इनके फॉर्मेशन करके जो हमारी इसको रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करके जो ओवुलेशन होता है, इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। इसमें तो मेल फीमेल अलग अलग पढ़ेंगे। एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन के अंदर तो जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती है ना, इसमें ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। और इम्यून सिस्टम होता है हमारा इम्यून सिस्टम, जिसमें बी लिम्फोसाइट का हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ होम्योस्टेटिस क्या होता है। होम्यो का मतलब होता है कि बैलेंस करके रखना, जो बॉडी के अंदर किसी भी होम्योस्टेटिस का मतलब हो गया कि बॉडी में किसी भी प्रकार के, जैसे मान टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर हमारा आउटर टेम्परेचर 50 डिग्री है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर मेंटेन है, हमारा जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो एक होम्योस्टेसिस के कारण रहता है कि ब्लड स्वेटिंग करना, ये सारी की मैकेनिज्म होती है, ये होम्योस्टेसिस के द्वारा होती है। या इलेक्ट्रोलाइट मान लो, इलेक्ट्रोलाइट होती है कि बॉडी के अंदर यूरिन से इलेक्ट्रोलाइट पास आउट हो रहे हैं, तो वो किस प्रकार से वापस क्या हो रहे हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं, हम ओआरएस ले रहे हैं, फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये बैलेंस बना के रखता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हर इलेक्ट्रोलाइट या मोलिक्यूल कुछ भी हो हमारी बॉडी के अंदर वो एक बैलेंस अमाउंट में रहता है, तो इसी को कहते हैं होम्योस्टेटिस। तो इसी मैकेनिज्म को अब इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं। होम्योस्टेटिस मीन्स होता है कीपिंग, बनाए रखना, द बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी का जो अंदर का इन्वायरमेंट है स्टेबल बनाए रखना, स्टेबल रखता है इवन वेन द आउटसाइड चेंज। अब मैंने यही बात बोली कि हमारा जो बॉडी है ये हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का टेम्परेचर कितना ही हो जाए, 50 हो जाए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड कितना भी हो जाए, लेकिन बॉडी का मेंटेन है ना, तो इसको ही होम्योस्टेटिस कहते हैं। अब मैं कहता हूँ ये एक होता है पॉजिटिव होम्योस्टेटिस होता है, एक होता है नेगेटिव होम्योस्टेटिस होता है, मैकेनिज्म होता है। मेनली हमारी जो काम आने वाला है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर होता है हमेशा नेगेटिव मैकेनिज्म, होम्योस्टेटिस मोस्ट कॉमन यही होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिव करने का काम करता है। कोई चीज़ बढ़ रही है ना, तो उसको वापस घटाने का काम इसी का होता है। तो आप कहोगे इसके अंदर कैसे पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता। पॉजिटिव क्या कहता है कि जैसे कि मान लो कि कोई हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन,
पिट्यूटरी ग्लैंड ने सीक्रेट कर दिया, बढ़ गया। आपने नेगेटिव फीडबैक सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। नेगेटिव फीडबैक इसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। तो आई थिंक मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो गया तो अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि ग्रोथ इनहिबिटर का सीक्रेशन करवाएगा नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। तो ये नेगेटिव मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस क्या करती है कि हमारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजती है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ इसे रोकने का कार्य करें। तो नेगेटिव काम कर रहा है ना, हाइपोथैलेमस नेगेटिव काम कर रहा है, तो नेगेटिव मैकेनिज्म मोस्ट कॉमन होता है। अब मैं एग्जांपल यहाँ इसमें टेम्परेचर का दिया गया है, तो मैं टेम्परेचर के रिलेटेड बात कर लेता हूँ। कोई स्टिमुलस आया हमारे बाहर इन बॉडी के अंदर, टेम्परेचर जो बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब रिसीवर होती है, जो नर्वस सेल्स होती है, वो रिसीव करती है बाहर के टेम्परेचर को कि टेम्परेचर क्या है, बाहर ज़्यादा है। तो अब वो फिर हमारे हाइपोथैलेमस को जो रिसीवर करेगी नर्वस सेल्स सिग्नल भेजेगी कि अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। मतलब बाहर का बढ़ रहा है तो इस बॉडी को बढ़ने नहीं देना है, उसको मेंटेन करना है वापस। तो बैलेंस करता है टेम्परेचर बॉडी का, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करने का काम करती है। फिर इसी प्रकार मैं ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा हूँ, किसी भी ले सकते हो। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है तो ये रिसीवर जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन नहीं पहुँच रहा है। तो फिर ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, सॉरी रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, तो रिलीज करवाएगा, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि और सीक्रेट करवा। तो आई थिंक नेगेटिव कर रहा है, उल्टा कर रहा है, मतलब काम कम हो रहा है तो बढ़ाने का काम कर रहा है, बढ़ रहा है तो घटाने का काम कर रहा है। इसको बोलते हैं नेगेटिव मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस। अब मैं बात करता हूँ कि पॉजिटिव होम्योस्टेसिस रेयर होता है। अगर मान लो कि बढ़ रहा है तो और बढ़ाने का काम करेगा पॉजिटिव, तो ये तो हमें सही नहीं है ना। बॉडी में ग्रोथ बढ़ रहा है तो ग्रोथ हार्मोन और बढ़ेगा, बढ़ाने का काम करेगा ये सिस्टम। तो या मैं मान लो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो और बढ़ाएगा, तो आई थिंक ये तो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। लेकिन एक जगह ये भी काम आता है, आपका क्या आता है, तो जो चाइल्ड बर्थ होता है मेनली प्रेग्नेंट वोमेन के अंदर ही देखने को मिलता है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान जो लेबर पेन स्टार्ट होता है, जो मिडल लेयर होती है ना, उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो लेबर पेन स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा और बेबी जब वेजाइना से क्या होगा, बाहर की ओर आएगा ना, तो उस टाइम ऑक्सीटोसिन अपना पीक लेवल पे जाता है। और पॉजिटिव जो होम्योस्टेसिस होता है उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है कि जितना ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा ना, तो वहाँ जो पेल्विक रीजन है वो उतना ही चौड़ा होगा और बेबी आसानी से डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉजिटिव मैकेनिज्म वहाँ काम आता है कि ऑक्सीटोसिन को और बढ़ाया जाए, ताकि क्या हो, वहाँ पर ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा तो बेबी आसानी से डिलीवरी हो जाएगी बेबी की। उस टाइम में नेगेटिव फीडबैक क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिव रहता है। हाइपोथैलेमस को पता है कि यहाँ भी जरूरत है, तो ये वहाँ पे काम आता है। लेकिन बॉडी के अदर फंक्शन होते हैं ना मैक्सिमम, जैसे कि 100 में से 95% ये काम में आता है और 5% ये काम में आता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनाटोमी। एनाटोमी की टाइप्स की बात करता हूँ कि कितने प्रकार की। एक होती ग्रोस एनाटोमी, अभी इसको हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हम पूरा एक लेक्चर के अंदर पूरा कवर कर देंगे ना, जो तो आपको भी अच्छा मतलब रहेगा कि एक ही लेक्चर के अंदर हमें पूरा कंटेंट मिल रहा है। तो हम मैं इसको समझाते हुए चलूँगा, आप समझते हुए चलना। ये सारे टर्म्स आगे आएंगे, एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये लेक्चर बनाया कि ग्रोस एनाटोमी, टाइप्स ऑफ एनाटोमी के अंदर बात पहला था ग्रोस एनाटोमी। इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक एनाटोमी, मतलब बड़े लेवल की एनाटोमी। तो स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विजिबल टू द नेक्ड आई। तो ऐसी एनाटोमी की बात कर रहा हूँ कि हम उसको नेक्ड आई मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या जो माइक्रोस्कोप है उनके भी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोस एनाटोमी। तो आई थिंक समझ गए होंगे ग्रोस एनाटोमी। तो इसकी बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर विजिबल ऑफ द नेक्ड आई इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन क्या क्या दिए गए हम देखते हैं। रीजनल एनाटोमी होती है, इसके अंदर बात करता हूँ स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स, जैसे कि हेड, थ्रोट, थोरेक्स आदि होता है। रीजनल मतलब देख के बता देंगे कि ये क्या इसका हेड है, इसका थोरेक्स है। सिस्टम एनाटोमी की बात करता हूँ, स्टडी ऑफ सिस्टम्स की बात करता हूँ, नर्व सिस्टम्स। तो नर्व सिस्टम की हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। एक होता है सरफेस एनाटोमी, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स की बात कर रहा हूँ कि बाहर से हम देख के बता देंगे इसके अंदर ये फीचर है, ये व्यक्ति इतना थिक है, थिन है या टोल है। तो ये सारे की एक्सटर्नल एनाटोमी की बात कर रहा हूँ। और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक, तो छोटे लेवल पे होती है, इसको हम बिना किसी सूक्ष्मदर्शी या इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते, विदाउट नेक्ड आई इसका हम नहीं देख सकते। तो आई थिंक स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ नॉट विजिबल ऑफ विथ नेक्ड आई, बिना नेक्ड आई के हम नहीं देख सकते। आई थिंक यहाँ क्या होगी, हमें
जो स्टेथोस्कोप की जरूरत माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। इसमें इंक्लूड करेंगे हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होता है इसमें टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर हम किसी टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं तो हमें जो ये माइक्रोस्कोप की आवश्यकता हो रही है। अगर हम सिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल्स की स्टडी कर रहे हैं और छोटे लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो भी हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, तो ये होगी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसके बाद मैं बात करता हूँ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। अब डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं जिसको। तो इसके अंदर बात करता हूँ स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू अडल्टहुड। अब इसके अंदर होता है जो डेवलपमेंटल एनाटॉमी होती है, कोई छोटा बेबी होता है, वो बेबी से अडल्टहुड जो बड़ा मतलब एक छोटे बच्चे से एक बड़े मतलब बॉडी का किस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है, किस प्रकार से वो ग्रोथ कर रही है, किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंटल हो रहे हैं। तो ये क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से लेके कि मतलब एक इधर से स्पर्म आया, इधर से ओवम आया, ये दोनों मिलकर इसमें जायगोट बना देंगे, जायगोट के अंदर डिवीज़न होगा, फिर सेल्स का गुच्छा बना देंगे, फिर इसे बेबी बनेगा, बेबी से क्या बेबी में ग्रोथ होगी। तो ये सारा यहाँ से लेके जहाँ तक हम एक पूरा बेबी का बेबी का निर्माण नहीं कर, जो बेबी से एडल्टहुड का निर्माण नहीं हो जाता, वहाँ तक स्टडीज़ में करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ कंपेरेटिव एनाटॉमी। कंपेरेटिव एनाटॉमी का मतलब होता है इसमें डिफरेंट स्पीसीज़ को हम कंपेयर करते हैं। तो आई थिंक मैं बात करता हूँ कि जैसे कि जो मंकी होते हैं, मंकी है और हमारी जो एनाटॉमी पूरी डिटो सेम होती है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि कहाँ इनमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, हमारे में क्या है, उनमें क्या है। तो दो स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। जैसे कि जो मंकी का जो लीवर होता है उसकी स्टडी कर रहे हैं, एक ह्यूमन की लीवर की स्टडी कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, तो होती कंपेरेटिव एनाटॉमी। तो एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब बात करता हूँ फिर क्या होती है क्लिनिकल, जो अप्लाइड होती है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ चीज़ें अप्लाई भी तो करेंगे ना। अब रिलेटेड टू मेडिकल प्रैक्टिस और डिजीज़ होती है। अब मैं बात करता हूँ कि किसी के अंदर क्या स्टडी एनाटॉमी रिलेटेड टू द मेडिकल प्रैक्टिस एंड डिजीज़। अब किसी को कोई डिजीज़ हो रखी है, अब मैं क्लिनिकल एनाटॉमी तभी अप्लाई कर सकता हूँ जब मुझे उस ऑर्गन की पहले की जो नॉर्मल फंक्शन का पता हो कि हार्ट नॉर्मली इस प्रकार वर्क करता है। लेकिन जब अब नॉर्मल कंडीशन तभी पता चलेगी जब हमको नॉर्मल कंडीशन का पता है कि हमें पता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ से वॉल होते हैं, इस प्रकार से ब्लड आता है। तो ये पता होगा तब हम भी अब नॉर्मल कंडीशन का पता लगा सकते हैं। वो होती है मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे तभी देखेंगे, तभी तो होगा। कोई डिजीज़ जैसी कंडीशन देखेंगे, हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो रही, तो आई थिंक इसके अंदर अप्लाई करके देखेंगे हर चीज़ को। एक इसके बाद मैं बात करता हूँ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी होती है, जिसके अंदर एक्सरे ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड्स होगी, जो क्या करती है कि बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की स्टडी के लिए जो हमें विजिबल मतलब उपयोगी है हमारे लिए। आई थिंक हम बिना इन्वेजिव टेक्निक, बिना ऑपरेशन के हम उस चीज़ों को विजिबल कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं कि स्केलेट जो एक्सरे करेंगे उसके तो हमें स्केलेटल दिखाई देगा। CT स्कैन से हम पूरी MRI होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, बेबी मूवमेंट को या हर चीज़ के लिए 3D चीज़ों के लिए हम स्टडी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इसमें यूज़ होती है फंक्शनल एनाटॉमी। अब फंक्शनल एनाटॉमी की बात करूँ तो इसमें होता है रिलेशन टू दियर फंक्शन। अब हम फंक्शनल ये बात है कि ये दो ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, कि ये इस प्रकार से फंक्शन करता है, इसका आउटपुट इतना है। मैं हार्ट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये सबको कॉमनली पता रहता है कि हार्ट में 4 चैम्बर है। आई थिंक हम रीनल की बात कर सकते हैं कि इसका GFR इतना है, ये इस प्रकार फंक्शन करती है, इसका इतना आउटपुट है, इतना यूरिन आउटपुट होता है। तो ये फंक्शनल इस प्रकार से है कि हम स्टडी हमें पता है कि हमें 1 से 3 लीटर या 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, तो फंक्शनल कितना आउटपुट निकलना चाहिए, सारी चीज़ें होती है स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू दियर फंक्शंस। अब आगे बात करता हूँ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल वही, अब इसमें नाम से पता चलता है। पैथोलॉजी का मतलब होता है इसमें क्या होता है चेंजेस कोज ऑफ डिजीज़, किस कारण हमारे बॉडी के अंदर, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज कोज बाय डिजीज़, किसी डिजीज़ के कारण हमारे बॉडी में किस प्रकार के चेंजेस आए हैं उसको हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी। अब मैंने एनाटॉमी की बात कर लिया, मैं बात करूँगा टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि ये वर्क किस प्रकार से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सेल फिजियोलॉजी। सेल की फिजियोलॉजी है। अब इसके अंदर अलग अलग वर्क दिए गए, स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ सेल्स, फंक्शन आ रहा ना, वहाँ स्ट्रक्चर की बात हो रही थी ऊपर वाले में सारों के अंदर, ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, कहाँ कंपेयर करना है, क्या क्या सारा। अब फिजियोलॉजी के अंदर आएगी फंक्शंस। सेल फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो हम सेल के फंक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ स्टडी ऑफ द सॉरी हाँ सही
स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ सेल्स, तो ये वाली बात क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, अब सेल मेम्ब्रेन तो सेल फिजियोलॉजी के अंदर सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट देखेंगे, सेल मेटाबॉलिज्म देखेंगे किस प्रकार हो, सेल डिवीजन एंड ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है, जो सेल वर्ल्ड चैप्टर 12th क्लास में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन कैसी होती है, ग्रोथ कैसी होती है, म्यूसिस माइटोसिस, सारे रोल ऑफ ऑर्गेनेल्स हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस, इनके क्या रोल हैं। ये एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ, जो पावर हाउस बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का भी क्या होता है, उत्पन्न होती है ऑक्सीजन भी। और ये होता है न्यूक्लियस, होता है न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, डीएनए जो क्या होता है आगे जीन होते हैं जो आगे ट्रांसफर होते हैं। न्यूक्लियस क्या वर्क करता है इसे, ये मतलब हमारी सेल का क्या होता है, सेंटर होता है, और इसके अंदर ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है डीएनए की। आई थिंक ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे सेल फिजियोलॉजी के अंदर, मतलब एक छोटे लेवल के ऊपर सबसे पहले फिजियोलॉजी सेल की आएगी। तो इसमें बात करता हूँ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। आई थिंक आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। हम दूसरी बात करेंगे सिस्टमिक फिजियोलॉजी। अब सिस्टमिक फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करूँ तो फंक्शन देखेंगे बॉडी सिस्टम के, किस प्रकार से हमारी जो बॉडी के जो सिस्टम है, जैसे कि मान लो कि हार्ट है, रीनल है, आई थिंक रेस्पिरेटरी या डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम, किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं। तो इसमें बात करता हूँ कि द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी सिस्टम्स, एग्जाम्पल दिया गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, तो हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से हो रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो इसमें ब्रीथिंग किस प्रकार से हो रही है, गैस एक्सचेंज किस प्रकार से हो रही है, इसके फंक्शंस देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में किस प्रकार कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है उसमें देखेंगे मूवमेंट हो गया, सपोर्ट हो गया, किस प्रकार से मूवमेंट हो रहे हैं और ये किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे आता है स्पेसिफिक फिजियोलॉजी। स्पेसिफिक फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करता हूँ तो सबसे पहले स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनके हम अलग से स्टडी करते हैं। आपने 12th क्लास के अंदर देखे होंगे सारे के सारे आई, ईयर, स्किन सबकी अलग से स्टडी थी ना। ये तो मेनली वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, ये भी हैं दिक्कत, लेकिन इसमें क्या होता है हम स्पेसिफिक फिजियोलॉजी देखते हैं कि आई किस प्रकार से फंक्शन करती है, इसमें किस प्रकार से विजन बनता है या जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, पूरी फिजियोलॉजी अलग है आई की, विजन की। ईयर की बात करता हूँ किस प्रकार से हेयर मैकेनिज्म, हमने देखा होगा कि एक कोकलिया होता है इसके अंदर ये सारी मतलब पूरी मैकेनिज्म हम एनाटोमी में आगे आगे जैसे जैसे आएंगे सारी पढ़ेंगे। फिर होता है स्किन, होता है स्किन किस प्रकार से टेम्परेचर मेंटेन करती है, किस प्रकार से सेंसेशन फील करती है। आई थिंक ये भी इसकी मैकेनिज्म ही ना, सॉरी फिजियोलॉजी एक प्रकार की। उसके बाद बात करता हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप समझ रहे हो कि हमारी ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जैसे कि अप्लाइड करेंगे इन मेडिकल एंड नर्सिंग, सॉरी अप्लाइड इन मेडिसिन एंड नर्सिंग, हेल्प अंडरस्टैंड डिजीज़ को समझेंगे, कंपेयर करके डिजीज़ को समझेंगे। हार्ट नॉर्मली ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो इसमें क्यों है, किस डिजीज़ के कारण है, ये सारे कंपेयर करेंगे। मेडिसिन देंगे, नर्सिंग केयर देंगे। इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट केयर होता है, मेनली इम्पोर्टेंट ऑफ पेशेंट केयर होता है इसमें। आगे बात करता हूँ कंपेरेटिव फिजियोलॉजी, वहाँ भी आई थी कंपेरेटिव एनाटोमी, तो यहाँ भी है इस प्रकार से। तो कंपेरिजन ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, वहाँ एनाटोमिकल स्ट्रक्चर में जो हमने देखा कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से अलग अलग होती है, तो वो कंपेरेटिव थी ना एनाटोमी। तो यहाँ होती है फिजियोलॉजिकल फंक्शन के आधार पर होती है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, वहाँ मैंने ये बात की थी। ह्यूमन्स एनिमल्स हो गया, हेल्प इन रिसर्च भी चलती है, इनके अंदर रिसर्च भी होती है कि किन प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। एक होता है यूलेशनरी अंडरस्टैंडिंग, यूलेशनरी मतलब जो यूलेशन हो रहा है, जो हमारा विकास हुआ है किस प्रकार से हुआ है, तो सारी इसके अंदर हम बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी क्या है। तो मैं बताऊँ आपको सबसे पहले कि स्टडी ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी के अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी इन्वायरमेंट से किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रही है। हमें सर्दी लग रही है तो शिवरिंग हो रही है, गर्मी में स्वेटिंग होती है, तो ये बॉडी की रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट के प्रति। तो इन्वायरमेंट में बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें मेंटेन करने के लिए किस प्रकार के रिस्पॉन्स आएंगे, ये सारी स्टडी हम करते हैं इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी के अंदर। स्टडी ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स की बात करते हैं टू इन्वायरमेंट, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो आरबीसी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग क्षमता कम हो जाती है, तो हम रेस्पिरेशन हमारा स्पीड से होता है, ये आपने पढ़ा है।
हीट एंड कोल्ड की बात होगी, टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो किस प्रकार मेंटेन होमोस्टेसिस करती है। एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस के अंदर किस प्रकार से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, उसको मेंटेन करता है ना। तो ये सारी इसके अंदर इन्वायरमेंटल में आती है। आगे मैं बात करता हूँ पैथोलॉजिकल, पैथोफिजियो। पैथोफिजियो होती है, हम फार्मेकोलॉजी के अंदर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी वो होती है कि कोई जो बैक्टीरिया या वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद वो किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है, किस ऑर्गन को डिफेक्ट कर रहा है और किस प्रकार से वो डिजीज़ खोज कर रहा है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आता है। तो स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंज ड्यू टू डिजीज़, एक डिजीज़ के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे फंक्शंस है किस प्रकार से अल्टर्ड हो रहे हैं। आई थिंक एक निमोनिया का पेशेंट है, तो निमोनिया में क्या होता है कि हमारे जो एल्विलाई होती है वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ कर देते हैं, इसी कारण क्या होता है एल्विलाई डिफेक्ट हो जाती है। एल्विलाई डिफेक्ट होने के कारण हमारा ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाए, क्योंकि एल्विलाई के द्वारा ऑक्सीजन का क्या नहीं हो रहा है, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया ना, तो ये अल्ट्रेशन कर रहा है तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, डिस्पीनिया हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होने लगी, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, साइनोसिस होने लगेगा, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो बहुत सारे लक्षण जो मतलब डिजीज क्रिएट हो जाती हैं, तो उसमें पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ फंक्शन की बात होगी। हाउ टू डिजीज़ अफेक्ट नॉर्मल फिजियोलॉजी, किस प्रकार से नॉर्मल फिजियोलॉजी, मैंने बोला कि नॉर्मली हम सांस लेते हैं तो प्रॉपरली एक्सचेंज हो रहे हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि किस प्रकार से इफेक्ट करती है, क्या वो बैक्टीरिया है ग्रोथ कर गया, एल्विलाई ब्लॉक हो गई, डिफ्यूजन कम हो गया, ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम होने के कारण हार्ट के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, मेटाबॉलिक रेट सब डिस्टर्ब हो जाएगा, एक डिजीज़ क्रिएट हो जाएगी निमोनिया, इस प्रकार से। तो इम्पोर्टेंट फॉर नर्सिंग डायग्नोसिस, तो हमें नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस। हमें क्या डायग्नोसिस करते हैं इसके अंदर, बेसिक ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लानिंग, और क्या प्लानिंग करते हैं किस प्रकार से। अगर हम ये एल्विलाई होगी तो हम क्या करेंगे, उसको वेंटिलेटर पे लेंगे, उसको ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और उसको जो उसकी पोस्चर है जो हम उसको सेमी फाउलर में बैठाएंगे ताकि रेस्पिरेशन अच्छा हो, और एयरवे अनब्लॉक करेंगे अगर कोई किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो आई थिंक ये सारी हमारी ट्रीटमेंट प्लानिंग रहेगी। डायग्नोसिस करेंगे इसमें क्या दिक्कत है, डायग्नोसिस के अंदर हमें पता चलता है निमोनिया है तो इसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। अब मैं बात करता हूँ न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर वही बात होगी, वहाँ हम यहाँ बात करेंगे पैथो के अंदर पैथोजेंस की, अब न्यूरॉन्स की बात होगी, नर्वस सिस्टम फंक्शंस की बात होगी, किस प्रकार से सेंड कर रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, अगर इनमें कोई डिफेक्ट हो रहा है तो न्यूरोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। नर्व इम्पल्स कंडक्शन देखेंगे किस प्रकार से कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड पढ़ेंगे, तो ब्रेन से जो स्पाइनल कोड निकलता है उसके रिफ्लेक्स देखेंगे कि ये किस प्रकार, जैसे कि गेग रिफ्लेक्स आपने सुना होगा कि किसी भी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं तो जो लेरिंजियोस्कोप हम उसके अंदर डालेंगे ना, जब माउथ के अंदर डालेंगे तो उसमें गेग रिफ्लेक्स आएंगे कि वो वापस उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो वो एक गेग रिफ्लेक्स होता है, ये हो गया ना। फिर बात करता हूँ एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। एंडोक्राइन तो वहाँ एंडोक्राइन एनाटॉमी थी ना, तो एंडोक्राइन फिजियोलॉजी की बात करता हूँ। तो ये एंडोक्राइन के अंदर तो सारी ग्लैंड्स हार्मोन्स का बात करेंगे, हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है घट रहा है, किस प्रकार हार्मोन्स वर्क कर रहे हैं, ये पिट्यूटरी थायराइड एड्रिनल और हार्मोनल रेगुलेशन, किस प्रकार हमारे हार्मोन का रेगुलेशन हो रहा है। अब वही बात है मैंने बताया था, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी कर रही है, तो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो आई जो इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करके उसको मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के अंदर मैं बात करूँ तो मेनली हम रिप्रोडक्टिव फंक्शन देखेंगे, किस प्रकार से हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन करते हैं। जैसे मेल फिजियोलॉजी देखेंगे, फीमेल देखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे, प्रेगनेंसी लैक्टेशन देखेंगे, पूरी हम इसके अंदर मेल फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी सारा के सारा जो रिप्रोडक्टिव चैप्टर है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। सारे के सारे चैप्टर हो गए एक प्रकार से, नर्वस सिस्टम में इसको पढ़ लेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में ये सारा पढ़ लेंगे हम। फिर तो फिजियोलॉजी तो सब में कॉमन आती जाती रहेगी, इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी भी इसमें कॉमन है। तो सिस्टम के रिगार्डिंग दिया गया है ना, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे सिस्टमेटिक होता है कार्डियोवास्कुलर, सारे के सारे सिस्टम पढ़ेंगे तो इस सब में कवर हो जाएगा। आई थिंक समझ गए। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल टर्म्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल टर्म्स की मैं बात करूँगा ना, तो ये इसी की बेस पे हम क्या करेंगे कि एनाटॉमी के ऑर्गन की लोकेशन का हम इसी जो ये टर्मिनोलॉजी उसी से लोकेशन हम बता सकेंगे, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बायोलॉजी की लैंग्वेज में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायफ्राम के ऊपर, तो डायफ्राम के ऊपर है तो सुपीरियर, तो सुपीरियर वर्ड यूज़ करेंगे। वहाँ ये नहीं कह सकते पर वो डायफ्राम, आई थिंक ये अच्छा नहीं लगे,
एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी हमें दी गई है तो उसी का यूज़ करेंगे। तो डायग्राम के बेस पे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती हैं। अब देखना, सुपीरियर वो बोलते हैं कि ऊपर को बोलते हैं सुपीरियर और एक नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इन्फीरियर। एक हम पर्टिकुलर ऑर्गन लेंगे उसके बेस पे हम बात करेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट को सुपीरियर। मैं बात करता हूँ कि डायफ्राम और हार्ट। तो हार्ट क्या होता है, डायफ्राम से ऊपर है तो सुपीरियर है, एब्डोमिनल है तो इन्फीरियर है। हम एक ऐसा ऑर्गन लेंगे उसके बेस पे कंपेयर करेंगे हर चीज़ को। एंटीरियर या वेंट्रिकल होता है आगे की तरफ होता है, जो पोस्टीरियर डोर्सल पीछे की तरफ होता है, ये हो गया क्रेनियल हो गया, कोडल हो गया। अब बात करता हूँ डिस्टल। डिस्टल होता है जिस जॉइंट से हम बात कर रहे हैं उससे दूर का भाग होता है डिस्टल और पास वाला होता है प्रोक्सिमल। अब जैसे कि बात करता हूँ ये वाला जॉइंट है एल्बो वाला, तो एल्बो वाले जॉइंट से जो ये रिस्ट वाला जॉइंट दूर है तो इसको बोलेंगे डिस्टल और पास वाले को बोलेंगे प्रोक्सिमल। इसी प्रकार से यहाँ से देख लो कि ये शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर से ये डिस्टल हो गया, शोल्डर के पास वाला पार्ट बोन का हो गया वो प्रोक्सिमल हो गया। अब बात करता हूँ लेटरल। लेटरल होता है साइड में। तो कंपेयर आप मान लो कि ये वाला हाथ का जो ये वाला हिस्सा है ये लेटरल है और ये अंदर वाला होता है मीडियल है। ये बात ये है, ये प्रोक्सिमली सेम चीज़ यहाँ पे दी गई। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी के अंदर चलते हैं एक बार हम फिर से। तो सबसे पहले बात करता हूँ सुपीरियर। सुपीरियर मतलब तो क्रेनियल दिया गया मतलब ऊपर की तरफ, अपवर्ड का निशान भी दिया गया, टुवर्ड द हेड या अपर पार्ट, ऊपर की तरफ। अब हम एग्जांपल सेट करेंगे, एग्जांपल से ही बता सकते हैं कि हेड इज़ सुपीरियर टू नेक। अब मैंने नेक को क्या माना है, एक बेस ऑर्गन माना है। फिर हेड की लोकेशन बताइए, तो हेड इज सुपीरियर, हेड ऊपर है नेक से। आई थिंक इस प्रकार नेक क्या होगा, एक बेस, जो बेस लाइन बोलते हैं ना, जो हमने इससे कंपेयर किया है। आगे देखते हैं इन्फीरियर, इसको बोलते हैं केडुअल। तो नीचे की तरफ होता है डाउनवर्ड द फीट, नीचे की तरफ या लोअर पार्ट को बोलते हैं। एग्जाम्पल होगा स्टमच इज इन्फीरियर टू द हेड। अब हमने हेड को माना, हेड के नीचे की तरफ होता है स्टमच, तो हेड का बेस बड़ा माना है कि ये इसको एग्जाम्पल लेके समझा है। एंटीरियर मतलब वेंट्रिकल टुवर्ड द फ्रंट, आगे की तरफ ऑफ बॉडी, बॉडी की आगे तरफ। द चेस्ट इज एंटीरियर टू द स्पाइन। अब स्पाइन को क्या माना है, स्पाइन के आगे वाले पोर्शन को बोलेंगे एंटीरियर, तो चेस्ट आता है। पोस्टीरियर की बात करता हूँ, डोर्सल द टुवर्ड द बैक या ऑफ द बॉडी, बॉडी के पीछे का हिस्सा। एग्जाम्पल होगा स्पाइन इज द पोस्टीरियर टू द चेस्ट। अब देखिए यहाँ चेस्ट हमने इधर लिखा था ना इसमें, और स्पाइन इधर लिखा था, अब इधर स्पाइन इधर लिख दिया, चेस्ट इधर लिख दिया, तो ये कंपेयर है। मीडियल मतलब बीच की तरफ था, टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो ये वाली बॉडी हमारी दी गई थी ना इस प्रकार से, तो इसकी मिड लाइन के पास की जितने बड़े मीडियल, दूर की तरफ होते लेटरल। तभी आगे मैंने डायग्राम बताया था, टुवर्ड द मिड लाइन हो गया। एग्जाम्पल हो गया नोज इज मीडियल टू द आई। अब जो हमारा ये फेस है, ये आई दिया गया, नोज दिया गया, तो ये मिड लाइन है, तो मिड लाइन से खींचेंगे, इसके पास की तरफ के पार्ट मिड लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, ये लेटरल हो गया आई। लेटरल की बात कर रहा हूँ, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो हमारी बॉडी के बीच से मिड लाइन गुजरती है, तो इसके बीच से जो मिड लाइन गुजर रही है इससे दूर वाले पार्ट लेटरल कहलाते हैं। ईयर इज़ द लेटरल टू द नोज, तो ईयर होती है दूर होते हैं ना नोज से, नाक बीच में है ना, ये लेटरल हो गया, दूर हो गया। अब बात करता हूँ प्रोक्सिमल, नियरर टू द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन हो या टंग। अब मैंने बोला था कि ये शोल्डर जॉइंट है, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, यहाँ से लेके हमारा रिस्ट जॉइंट या एल्बो जॉइंट। तो जो ओरिजिन वाला पॉइंट हो तो वो कहता है प्रोक्सिमल, जो डिस्टल जो दूर वाला पॉइंट हो उसको बोलते हैं डिस्टल। तो नियर टू द योर ट्रंक हो गया, जैसे एग्जाम्पल हो गया शोल्डर इज द प्रोक्सिमल ऑफ टू द एल्बो। यहाँ एल्बो से कंपेयर किया, मैं रिस्ट से भी, यहाँ रिस्ट भी लिख सकता हूँ, WRIST एक ही बात है। डिस्टल की बात करता हूँ तो फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट से बहुत दूर वाला पार्ट डिस्टल कहलाता है। एग्जाम्पल द फिंगर आर डिस्टल टू द रिस्ट। अब ये अभी यहाँ इसने हाथ फिंगर का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ रिस्ट है, तो फिंगर होती है रिस्ट से कंपेयर टू दूर होती है ना, डिस्टल हो गया। सुपरफिशियल, अब मैं बात करूँगा सुपरफिशियल की। सुपरफिशियल टुवर्ड द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस हो गया। स्किन इज द सुपरफिशियल टू द मसल, मसल्स के ऊपर होता है सुपरफिशियल। डीप की बात कराऊँ तो अंदर की तरफ, जैसे बोन हो गए सारे, अवे फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से दूर मतलब अंदर की तरफ, बोन। और द डीप हो गया, बोन का एग्जांपल दे दिया। डीप टू मसल्स, मसल से डीप है। सेंटर, सेंट्रल मतलब बीच में, टुवर्ड द सेंटर। एग्जाम्पल ब्रेन इज द सेंट्रल टू द नर्वस सिस्टम। ये हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम जैसे फैला हुआ पूरा, तो ये सेंटर में था ना। इसकी बात करता हूँ पेरीफेरल, पेरीफेरल वही बात है, अवे फ्रॉम द सेंटर। एग्जाम्पल लेटरल वाला, लेटरल में थोड़ा क्या था,
मिड लाइन से कंपेयर करते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर से बात करता हूँ। नर्व इज द लिम्फ और पेरिफेरल, मैंने ये बताया था, ये जो लिम्फ जो नर्व सिस्टम होता है ये क्या हो गया, पेरिफेरल हो गया। तो इस प्रकार मैंने बात की हमारी जो जो डायरेक्शनल टर्म्स होती है ना जितनी की, तो उनकी मैंने बात की। सबसे पहले मैंने सुपीरियर आपको बताया, फिर मैंने इन्फीरियर, एंटीरियर, ये सारी टर्मिनोलॉजी आई हमारी। पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, प्रोक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल और डीप, ठीक है। और सेंट्रल बात की थी और पेरिफेरल बात की थी। आई थिंक कितने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। और इस डायग्राम के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से लोकेशन होती है। इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, जिसका हम बता रहे हैं उसको बेस मान के ऊपर और नीचे कंपेयर करेंगे, आगे या पीछे डीप सारा इसके अंदर ही कंपेयर होगा। अब मैं बात करता हूँ डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम को कितने डिवीजन में बांटा गया है, तो हम बोलते हैं 2 डिवीजन होते हैं मेनली। परपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, एक होता है एक अक्षीय स्केलेटल सिस्टम। तो पेंडिकुलर मतलब होता है सेंटर से जो मीडियल होता है ना उससे दूर की तरफ का हिस्सा होता है, तो दूर का हिस्सा होता है। इसमें बात करता हूँ कि जो शोल्डर ग्रिड होती है, बात करता हूँ जो लिम्प्स होते हैं ना, ये पेल्विक हो गई, पेल्विक गर्डल हो गया, ये जो हमारे लेग्स हो जाएंगे ना, लिम्प्स हाथ पैर, ये सारे के सारे पेंडिकुलर में आते हैं। एक जेल के अंदर जो येलो वाला पार्ट दिया गया इसके अंदर हो गया हमारा स्कल आ जाएगा, चेस्ट आ जाएगी और वर्टिब्रा कॉलम आ जाएगी। उसमें शोल्डर ग्रिड आ गया, पेल्विक आ गया, हेड, आर्म, लेग, फुट सारे के सारे आ जाएंगे। तो एक्सियल मतलब मिड लाइन में होता है, लेटरल होता है मिड लाइन से दूर वाले पार्ट, जैसे हैंड हो गया, लेग रही है, सारे के सारे पार्ट। तो ये चीज़ें हम आगे स्केलेटल सिस्टम में और डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको यहाँ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब होती है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी हमारे शरीर में कितनी बॉडी कैविटी किस प्रकार से दी हुई है, पहले डायग्राम के बेस पे मैं आपको बता देता हूँ। तो बॉडी कैविटी होती है जो पीछे की वाला होता है ना जो, तो उसको बोलते हैं डोर्सल कैविटी, आगे होता है वेंट्रल कैविटी। अब डोर्सल में देखेंगे हम तो क्रेनियल कैविटी होती है, एक होती है स्पाइनल कैविटी, ब्रेन के अंदर कैविटी है, स्पाइन में तो होती है डोर्सल बाहर की तरफ होती है। वेंट्रल में आगे आती है थोरेसिक, अब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। तो ये 5 टोटल कैविटी है, इसकी हम ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बॉडी कैविटी आर होलो स्पेसीज इनसाइड द बॉडी। तो जो कैविटी होती है होलो स्पेसीज होती है ना, खोखला भाग इनसाइड द बॉडी, दैट प्रोटेक्ट ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि जो लेयर होती है जो थोरेसिक के अंदर होता है कि जो थोरेसिक जो रीजन होता है, यहाँ जो होलो कैविटी होती है वो क्या करती है, हमारे हार्ट को, लंग्स को, इनको प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट ऑर्गन एंड अलाउ द फंक्शन सेफली, और प्रॉपर फंक्शन करने में। जैसे कि बात करता हूँ कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो लेयर होती है, मेनिंजेस होती है, इनके बीच में गैप पाया जाता है, उनके अंदर लिक्विड भरा रहता है कैविटीज़ के अंदर। तो वो कैविटी क्या करती है कि बाहर से कोई भी चोट लगती है तो वो ऑब्जर्व कर लेती है, हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर इफेक्ट नहीं होने देती और वो प्रॉपरली काम करता रहे, इसलिए हमारी कैविटी ज़रूरी है वहाँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ डोर्सल बॉडी कैविटी मतलब पोस्टीरियर पीछे की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आती है क्रेनियल, क्रेनियल कैविटी आती है इस डोर्सल भाग के अंदर। तो इसकी मैं बात करता हूँ तो इसमें होता है कंटेंट ब्रेन, इसके अंदर ब्रेन देखने को मिलता है। फंक्शन क्या था, प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। दूसरी होती है वर्टिबल स्पाइनल कैविटी। तो लोकेशन इसकी बात करता हूँ, इसमें लोकेशन वर्टिबल कौन है, इसमें वर्टिबल ही है ना, जिसमें कंटेंट कौन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, फंक्शन यही प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। तो ये डोर्सल को याद कर सकते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये याद रखना है इसको, डोर्सल बराबर ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। फिर मैं बात करता हूँ वेंट्रिकल बॉडी कैविटी है, मतलब एंटीरियर, आगे की तरफ कौन कौन सी कैविटी है। तो सबसे पहले बात करता हूँ थोरेसिक कैविटी की। थोरेसिक कैविटी मतलब लोकेशन तो चेस्ट होता है, अबाउट द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर होता है ना थोरेसिक कैविटी, उसको बोलते हैं, चेस्ट पार्ट आता है इसके अंदर। इसकी सब डिविजन्स हम देखेंगे तो पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी होती है हमारी हार्ट में पाई जाती है, हर ऑर्गन में पाई जाती है। प्लूरल कैविटी होती है, लंग्स के अंदर देखने को मिलती है, जो 2 लेयर तो प्लूरल होती है। हार्ट के अंदर इस प्रकार से हमारा हार्ट होता है, तो इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में कैविटीज होती है, तो ये इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। लंग्स में जो हमारे लंग्स इस प्रकार से होते हैं, अंदर लंग्स के चारों ओर भी यहाँ कैविटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी होती है। मीडियास्टिनम स्पेस, जैसे कि दोनों लंग्स हैं इस प्रकार से, दोनों लंग्स हमारे इस प्रकार से दिए हुए हैं, अंदर की थोड़ा अंदर की तरफ होता है, तो ये बीच का जो मीडियास्टिनम होता है ये भी एक कैविटी होती है। यहाँ भी स्पेस बिटवीन 2 लंग्स होता है, दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स, मैंने भी पहले भी बताया था, थोड़ी सी कैविटी बोला था, इसमें लंग्स एंड हार्ट को प्रिवेंट किया जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इसमें लोकेशन होता है बिलो द डायफ्राम,
वो अबाउ द डायफ्राम था, ये बिलो। मैंने एक चीज़ बोला आपको, किसी भी ऑर्गन की लोकेशन बताने से पहले एक ऑर्गन को नियर बाय जो ऑर्गन है ना उसको फिक्स कर लो, उसके बेस पे बताना है इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, इन्फीरियर है, क्या सुपीरियर है, डीप है, सरफेस है, किस प्रकार से। वो एक ऑर्गन को फिक्स करने के बाद ही बता सकते हैं। जैसे इसने एब्डोमिनल बता दिया, एब्डोमिनल इसने डायफ्राम को फिक्स कर लिया, डायफ्राम के नीचे, ऊपर डायफ्राम के ऊपर तो थोरेसिक है, डायफ्राम के नीचे क्या है, एब्डोमिनल है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होता है कि स्टमच आता है मेनली, लीवर, स्प्लीन और पेंक्रियाटिक, और पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन, ये दोनों अलग हैं। समझ गए, ये स्टमक के अंदर आते हैं। और एक तीसरी होती है पेल्विक कैविटी, यहाँ मैंने पॉइंट नहीं लगाया, चलो ठीक है यहाँ लगा देता हूँ। तो हम बात करता हूँ पेल्विक कैविटी होता है, इसके अंदर कंटेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेल्विक के अंदर होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रेक्टम होता है, सारे के सारे पेल्विक कैविटी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस रीजन के अंदर आ गए, इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम भी आ जाएगा, रेक्टम भी आ गया, एंड यूरिनरी सिस्टम भी यहाँ आता है। अब ये एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पर हमारा स्टमक है, स्प्लीन, लीवर, ये सारे के सारे आ जाएंगे। थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स हो गया और हार्ट हो गया, और ये क्रेनियल कैविटी के अंदर पूरा ब्रेन आ जाएगा, स्पाइनल कैविटी के अंदर पूरा स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। तो ये मैंने ऊपर बताया आपको। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ मोमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, किस प्रकार से मोमेंट होते हैं, इनको क्या कहते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बेस से मैं सीधा यहाँ लेके आया हूँ। इसमें दोनों को कंपेयर करेंगे, पहले दो के हिसाब से कंपेयर किया गया। इसमें बोला गया कि ए एंड बी एंगुलर मोमेंट्स होते हैं, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन द शोल्डर एंड नी। तो फ्लेक्शन का बात होता है आगे की तरफ जाना, फ्लेक्शन कहलाता है। इस प्रकार से कि हमारा हाथ यहाँ है, इसकी लोकेशन, तो ये आगे की तरफ जा रहा है तो फ्लेक्शन है। जहाँ तक हमारा हाथ है उससे पीछे ले जाएंगे उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो ये देख दिया गया कि हाथ से आगे जा रहा तो वो तो होगा फ्लेक्शन, और पीछे जा रहा वो होगा एक्सटेंशन। इसी प्रकार लेग में भी समझाया गया है कि हमारा लेग का मोमेंट इस तरफ होता है तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन, आगे की तरफ विपरीत करेंगे ना, जो जॉइंट्स के विपरीत, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, की और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें दिया गया कि हम हमारी जो नेक होती है सेंट्रल, ऐसे सेंट्रल लाइन है, इसे आगे की तरफ ले जाएंगे तो उसको बोलेंगे फ्लेक्शन, उसको विपरीत ले जाएंगे उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। ये इससे यहाँ दी गई है। इसमें भी यही चीज़ बताया गया कि अलाइनमेंट है बॉडी का, इस बॉडी से हम आगे की तरफ लीन होकर झुकेंगे उसको बोलेंगे फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ झुकेंगे बोलेंगे एक्सटेंशन। और यहाँ से वापस भी यही एक्सटेंशन हो रहा है कि वापस जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ कि हमारा जो ये भी नीचे देख पढ़ते चलना, फ्लेक्शन हो गया एंड एक्सटेंशन मोमेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की बात की है, यहाँ मैंने शोल्डर की बात की, यहाँ एक्सटेंशन नेक की बात की। अब मैं बात करता हूँ यहाँ लिम्फ्स के बारे में। अगर हम लिम्फ्स को क्या कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं हमारी ऐसे रिस्ट को घुमा के, देखो अब इसमें तो डायग्राम में से दिया कि इस रिस्ट को घुमा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सर सॉरी, इसको बोलेंगे हम सरकमडक्शन। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ याद रखना, इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि हम हमारे हैंड को पूरे को यहाँ शोल्डर जॉइंट से ऊपर की तरफ ले जाते हैं ना, ऊपर की तरफ बोलते हैं इसको अबडक्शन बोलते हैं, और वापस हमारी बॉडी की तरफ लाते हैं उसको बोलते हैं एडक्शन कहते हैं। तो हम कहते हैं ना कोई चीज़ को जोड़ना मतलब एडक्शन, तो ये हमारे हैंड को वापस हमारी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये वापस लाएगा तो उसको बोलेंगे एडक्शन, और वापस दूर ले जाएगा उसको बोलेंगे अबडक्शन है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको, इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। अब मैं बात करता हूँ रोटेशन क्या होता है। हमारे नेक को हम इधर से इधर घुमाते हैं उसको बोलते हैं रोटेशन होता है, लेग को इधर से इधर घुमाते हैं उसको बोलते हैं, ये भी एक प्रकार रोटेशन, मतलब एक एंगल के ऊपर एक फिक्स एक्सिस के ऊपर हम रोटेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे रोटेशन। अब ये क्या हो रहा है कि मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। तो मीडियल मतलब होता है मिड लाइन की तरफ पैर को घुमाना मीडियल होता है, मिड लाइन से दूर की तरफ घुमाना लेटरल रोटेशन होता है। तो ये सारे के सारे बॉडी के क्या होते हैं मोमेंट्स होते हैं, तो ये भी आपको देखने, कई बार एग्जाम सॉरी इमेज बेस भी दे देता है कि किस में किस प्रकार का इसमें मोमेंट हो रहा है, तो आप उसको देख के बता सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एनाटोमी बॉडी पोजीशन होती है, तो इसमें आगे काम आएगी, ये फंडामेंटल में भी पोजीशन आती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको डायग्राम के बेस पे बता देता हूँ कि पोजीशन कितनी होती है सारी की सारी। ये रही सॉरी, इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, मतलब होता है फेस डाउन होता है, हमारा स्टमच डाउन होता है, सॉरी चेस्ट स्टमच हो गई, ये नी टच होता है, ये सारे के सारे, ये जो हमारा हैंड होता है उसकी पाम नीचे की तरफ होती है, उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन। जस्ट इसका उल्टा होता है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन में हमारा अपवर्ड फेस होता है, स्टमच भी अपवर्ड होते हैं, लेग्स के और नी भी अपवर्ड होते हैं, लेकिन ये हैंड होता है, हैंड का पाम ऊपर होता है, मतलब हथेली ऊपर की तरफ होती है इस प्रकार से।
राइट लेटरल होती है, राइट लेटरल के अंदर होता है राइट जो ये लेग होता है, ये क्या होता है इस प्रकार से आप देख रहे हो कि राइट साइड में रोटेट होकर हमारा हैंड नीचे रहेगा, ये इस प्रकार से, ये हमारा ये लेग है ना थोड़ा ऊपर वाला, ये इस प्रकार से थोड़ा इसके ऊपर से मुड़ा हुआ रहेगा। फाउलर पोजीशन के अंदर होता है 3 प्रकार की होती है, सेमी, ये पूरी फुल फाउलर होती है, फुल में 90 डिग्री, सेमी के अंदर 45 डिग्री, हमारे जो रेस्पिरेटरी के अंदर कार्डियो पेशेंट के अंदर यूज़ करते हैं, जो अपर पार्ट होता है थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देते हैं। इसकी बात करता हूँ, लेफ्ट लेटरल हो गया। एक होता है टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन होती है, क्या होती है कि ये फ्रैक्चर वाले पेशेंट होते हैं उनमें दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले बात करता हूँ, इसमें क्या होता है कि हेड को क्या करते हैं डाउन कर देते हैं और लेग को एलिवेटेड ऊपर की तरफ कर देते हैं। इसको बेड को इस प्रकार से था तो अभी भी बेड को भी इस प्रकार से कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। तो ये सारी पोजीशंस हो गई, मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा, अगर यहाँ डायग्राम में नहीं दी है तो इसमें आ जाएंगी सारी। एनाटोमिकल पोजीशन की बात करता हूँ। सबसे पहले यहाँ एनाटोमिकल नहीं दी गई। एनाटोमिकल पोजीशन वो होती है जैसे कि हम खड़े हैं एकदम स्ट्रेट, तो वो एनाटोमिकल पोजीशन में खड़े हैं। तो इसमें क्या क्या होता है देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन, बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट, मतलब सीधे खड़े एकदम फर्श के ऊपर खड़े हैं एकदम सीधे, तो ये हमारी एनाटोमिकल पोजीशन है। फेस और आई फॉरवर्ड होती है, आगे की तरफ ही होती है ना, हम खड़े होते हैं तो आगे की तरफ ही तो देखते हैं ना। आर्म्स साइड में, हमारी आर्म्स होती है वो साइड की तरफ होती है। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, हमारी हथेली आगे की तरफ होती है। और इसमें हो गया फीट टुगेदर टॉय फॉरवर्ड और ये हमारा टॉय होती है, ये घुटने, ये अंगूठे आगे की तरफ होते हैं और ये हमारे जो ये फीट दोनों एकदम बराबर में साथ होते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशन इन एनाटोमी, ये स्टैंडर्ड रेफरेंस है एनाटोमी का। तो इसमें हम खड़े, इसी पोजीशन में हम खड़े होते हैं हमेशा, देख लेना। फिर होता है सुपाइन पोजीशन, मैंने बताया सुपाइन के अंदर होता है पेशेंट लाइंग ऑन बैक, मतलब अपनी बैक पीठ के बल सोता हो, फेस अपवर्ड रहता है उसके, मतलब फेस ऊपर की तरफ रहता है, पीठ नीचे की तरफ, तो पीठ के ऊपर, मतलब ऑन लिखा ना तो पीठ के ऊपर बल सोता है। इसका यूज़ क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन में इसको यूज़ करते हैं, कोई सर्जरी है या एक्सरे करते हैं तब करते हैं। प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन में क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमिनल, तो पेट के बल सोता है, बोलते हैं ना पेट के मुद्दा सो रखा है, तो फेस डाउनवर्ड रहेगा, फेस नीचे की तरफ है। यूज़ होता है बैक इंजरी, कोई भी बैक इंजरी हो रखी है, स्पाइन प्रोसीजर करनी है, इसमें यूज़ होती है। सिटिंग या फाउलर पोजीशन, ये मैंने भी बोला कि पेशेंट सिटिंग अपवर्ड, मतलब ऐसे है तो यहाँ ही लेग हो गई, ये जो अपर पार्ट उसको थोड़ा सा हम बेड को अपवर्ड कर देते हैं ताकि रेस्पिरेटरी आसानी से हो, ब्रीथिंग। तो पेशेंट ये हो गया हेड एलिवेटेड कर देते हैं, यूज़ क्या था ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स में या फीडिंग देते हैं तब। फिर वो या कार्डिक पेशेंट के अंदर ये दो मेनली यही है। फिर होती है लेटरल या साइड लाइन पोजीशन होती है, डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, पेशेंट लाइंग ऑन द साइड, लेफ्ट या राइट दोनों हो सकती है। यूज़ की होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनको इस प्रकार से होता है, या इनेमा देना होता है तो इनेमा के अंदर लेटरल पोजीशन देंगे और इसको इनेमा में इंसर्ट करेंगे रेक्टल में, तो इन जो रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर हम लेटरल पोजीशन ही देते हैं। एक होती है नी चेस्ट पोजीशन, जब सीपीआर देते हैं तो नी चेस्ट पोजीशन, एक जो सीपीआर देने वाला होता है नी चेस्ट पोजीशन के अंदर होता है, नी बेंड कर देते हैं और चेस्ट टचिंग बेड, और हम जो हमारा चेस्ट है वो हम बेड के टच कर लेते हैं, अगर पेशेंट बेड के ऊपर हो नीचे हो तो हम ऐसे सीधे बैठते हैं इस प्रकार से। अब बात करता हूँ रेक्टल एग्जामिनेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रोसीजर करते हैं, इसमें भी इसका यूज़ होता है। अब वो सीपीआर, तो सीपीआर मतलब रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें यूज़ हो गया। लिथोटोमियल पोजीशन, लिथोटोमियल पोजीशन होता है मेनली, क्या होता है कि इसमें ये पेशेंट है, इसका हेड है, ये दोनों पैर इस प्रकार से ऊपर कर देते हैं। ये होता है मेनली जब जो फीमेल होती है ना, फीमेल के अंदर डिलीवरी के टाइम किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक रीजन का एग्जामिनेशन करने में या डिलीवरी के अंदर या वेजाइनल एग्जामिनेशन में इसका मेनली यूज़ होता है। ये नीचे दिया भी है, लिथोटोमियल पोजीशन में डिस्क्रिप्शन दिया गया, पेशेंट लाइंग ऑन बैक के होता है, लेग फ्लेक्स एंड सपोर्टेबल, मतलब सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं एक बेड बनाता हूँ कि इस प्रकार से बेड है, यहाँ पेशेंट है, सॉरी इस प्रकार से बेड है, ये पेशेंट था, इसके पैर मैंने दोनों इस प्रकार से ऊपर कर दिए, तो यहाँ सपोर्ट दे रखा है कि ऐसे ही नहीं है, पैर दोनों को सपोर्ट देगा इस प्रकार से। तो इसके बाद करता हूँ कि लेग्स फ्लेक्स सपोर्ट, हाँ सपोर्टेड होते हैं। ये क्या होता है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, वही हो गया गायनेकोलॉजिकल वेजाइनल एग्जामिनेशन होता है, सारे के सारे फीमेल के अंदर होता है, चाइल्ड बर्थ में, प्रेगनेंसी और सॉरी डिलीवरी में भी यही होता है। अब लास्ट पता है प्लेन, हमारी बॉडी के अंदर 3 प्लेन्स होते हैं मेनली। सबसे पहले बात करता हूँ कॉर्नल प्लेन बोलते हैं या फ्रंटल प्लेन बोलते हैं, जो हमारा ये वाला इस प्रकार से, ये वाला दे रखा है, तो मतलब हमारे जो हेड को बीच से कट करना,
साइड से लेटरल साइड में से कट करते हुए चलेंगे एकदम बीचों बीच, उसको बोलते हैं कॉर्नियल प्लेन बोलते हैं। डायग्राम में दे रखा होगा। सेजाइटल होता है जो मिड से बीच में से दो बराबर भागों में बांटते हैं, इधर हो गया एक इधर हो गया, ये उसको बोलते हैं सेजाइटल। कॉर्नल हो गया। और एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब होता है इसमें आड़ा काटते हैं बीच से, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन होता है। इसमें होता है पेरा सेजाइटल प्लेन भी होता है, थोड़ा इधर से भी निकलता है, थोड़ा इधर से, वो अलग, इसी के सब टाइप्स होते हैं। तो मेनली ये 3 ही होते हैं ये प्लेन्स। जैसे कि ये लेटरल हो गया, लेटरल साइड में, ये मिडिल साइड में हो गया, ये मिड लाइन हो गई, ये पोस्टीरियर हो गया, ये एंटीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर ऊपर दे रखा है। तो ये सारे के सारी पोजीशंस भी इसके अंदर आ गई। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने पूरी जो एनाटोमी के अंदर हमने देखा कि एनाटोमी के अंदर कौन कौन सी पोजीशंस हो गई, टर्मिनोलॉजी हो गई, कौन से मूवमेंट होते हैं, कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, सारी की सारी हमने डिस्कस की। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने पूरी एनाटोमी इसमें कवर की है, और यही जितनी मैंने आपको आज इस लेक्चर में पढ़ाया वही हम पूरी एनाटोमी के अंदर डिटेल से पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर जिसने भी देखा होगा तो उसको एनाटोमी पढ़ने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।